कंपनी रूल से क्राउन के कंट्रोल तक, वॉर्स और एनेक्सेशन के थ्रू रेजिस्टेंस और फ्रीडम स्ट्रगल तक, यही है मॉडर्न इंडिया की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन पॉलिसीज मेथड का जिनका इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरीज को एक्वायर किया और रूल किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें हम वॉरेन हेस्टिंग्स के पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस, डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और रेसिडेंट और पैरामाउंटेंसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो हमें वॉरेन हेस्टिंग के टेन्योर के दौरान दिखाई देता है। बक्सर को जीतने के बाद अवध, कर्नाटक और हैदराबाद को बफर जोन या बफर स्टेट की तरह ट्रीट किया गया। चूंकि कंपनी अभी एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह उभर रही थी, इसलिए कंपनी ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट और रेवेन्यू कलेक्शन पर ज्यादा फोकस किया और अपने व्यापार को सुरक्षा देने के लिए इस नीति को अपनाया या लागू किया। इसी नीति ने आगे चलकर सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस, पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता और प्रिंसली स्टेट में इनडायरेक्ट रूल, अप्रत्यक्ष शासन का एक विस्तृत आकार, एक विस्तृत रूप देखने को मिलता है थे। उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि की नीति को लागू कर सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, पेशवा, बेरार, अवध, जोधपुर, जयपुर आदि को इस नीति के अधीन किया। इस नीति के तहत कंपनी की सेना का एक दस्ता संधि करने वाले राज्य में रखा जाएगा। राज्य के खजाने से उनका रखरखाव का प्रबंधन किया जाएगा और राज्य किसी भी दूसरे यूरोपीय शक्ति यानी कि यूरोपियन पावर से कोई भी संबंध किसी भी प्रकार का, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या चाहे कैसा भी रिलेशन हो, नहीं रख सकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे विलय का सिद्धांत भी कहा जाता है और जो गवर्नर जनरल डलहौजी को फेमस बनाता है। इस सिद्धांत के तहत अगर भारतीय रजवाड़े यह साबित नहीं कर पाते कि उत्तराधिकारी उनकी अपनी संतान है, ना कि गोद लिया हुआ, तो कंपनी उस राज्य को अपने अधीन कर सकती थी। इस नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, जो आगे चलकर 1857 के रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है, कि रजवाड़ों को हथिया लिया गया। जब भारत में ईआईसी का नेचर व्यापारिक से बदलकर राजनीतिक हुआ, तब विभिन्न भारतीय रजवाड़ों के दरबारों में नियुक्त व्यापारिक एजेंट यानी कि कमर्शियल एजेंट का बदलाव, रूपांतरण रेसिडेंट में हो जाता है, जो कंपनी के राजनीतिक संबंधों का संचालन करने लगे। पहले ये रेसिडेंट ब्रिटिश हुकूमत के, गवर्नमेंट के फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेश विभाग के, या फिर बॉम्बे गवर्नमेंट के राजनीतिक विभाग, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के मेंबर हुआ करते थे, सदस्य होते थे। फिर 1914 के बाद इन्हें दो विभागों में बांट दिया गया, जहां राजनीतिक विभाग भारतीय रजवाड़ों को देखने लगा। यहाँ पर आप सभी इस बात को ध्यान में रखें, या फिर आप सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये सिर्फ बॉम्बे गवर्नमेंट से क्यों रिलेटेड है, या फिर बंगाल या मद्रास के साथ में नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंसी तो वहां पे भी थे। तो ज्यादातर जो भारतीय जो रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट जो थे, वो वेस्टर्न इंडिया में थे, उन्होंने कंपनी के रूल को, खास करके मराठाओं को और मैसूर को अगर हम थोड़ा अगर हटा दें, तो इन्होंने चैलेंज नहीं किया था और इन्होंने कंपनी के रूल को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया था। ईस्टर्न साइड में चाहे और सदर्न साइड में अगर हम देखें, तो बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में इतने बड़े कोई रजवाड़े रह नहीं जाते हैं, इसलिए ज्यादातर जो रजवाड़े थे वो वेस्टर्न इंडिया में थे
और जो इस डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल करने के लिए जो रेसिडेंट जो थे, वो इन्हीं डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होते थे, बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हुए थे शुरुआती फेज़ से। अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ये रेसिडेंट ही थे, जो कंपनी के रूल को एक्सटेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कंपनी का इंटरेस्ट चाहे कमर्शियल हो या टेरिटोरियल, जहाँ भी होता था, रेसिडेंट ऐसी परिस्थिति को जन्म देते थे, जिस वजह से अराजकता और असंतुलन स्थापित हो जाए और धीरे-धीरे करके कंपनी उन क्षेत्रों या राज्यों को हथिया ले। अंत में यह सभी नीति मिलकर एक विशालकाय पैरामाउंटेंसी यानी कि सर्वोच्चता के ढांचे को तैयार करती है और तैयार होता है। इस नीति ने सबसे पहले सभी राजाओं को यह मानने पर मजबूर किया कि पहले कंपनी और फिर क्राउन इंग्लैंड के उनके अधिराज हैं, वो सुज़रैन पावर हैं और उनके आदेश से ही वह भारत में शासन कर रहे हैं। इन राजाओं के पास अब किसी भी अन्य राज्य के साथ कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक संबंध बनाने या युद्ध करने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन सेवक, चाहे वो रेसिडेंट हो, एजेंट हो, डिप्लोमेट हो, को नहीं रखा जा सकता। बाहरी दुनिया के साथ सभी संपर्क ब्रिटिश एजेंट के जरिए बनाया जाएगा। शाही फौज का यानी कि चाहे कंपनी का आर्मी हो या क्राउन की आर्मी हो, का एक दस्ते का खर्चा उठाना और अंपायर की रक्षा के लिए सैन्य सहायता की आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना भेजना, अपने क्षेत्रों से जाने वाले रेल मार्गों पर अपनी प्रभुसत्ता को छोड़ना तथा पोस्टल और टेलीग्राफ के नियंत्रण में कंपनी के साथ साझेदारी करना, यह सभी पैरामाउंटेंसी के नीति के तहत आते थे। इसके बदले कंपनी उन्हें किसी भी बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से उस राजा को सुरक्षा देगी, उस प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी। राजा अपने इंटरनल मैटर में ऑटोनॉमस होंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक छोटा-सा पुलिस बल वो अपने साथ रख सकते थे, जो कि महज सिर्फ़ और सिर्फ़ कागज़ पे था। जभी भी चाहें ब्रिटिश कंपनी या गवर्नमेंट अपने रेसिडेंट के थ्रू किसी भी प्रकार का उठापटक या किसी भी प्रकार का, चाहे वो नीति में हो, चाहे ट्रेड में हो, चाहे इंटरनल मैटर में हो, किसी भी तरह से कंपनी जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से इनके मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती थी। तो इस तरह से कंपनी ने इन सभी नीतियों का, इन सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने राज्य को भारत में स्थापित कर लिया था। और इसी के साथ हमने इस सेक्शन को एंड कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने शासन के दौरान कैसे-कैसे बदलाव किए, किस-किस प्रकार के चेंजेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इन चेंजेस का क्या-क्या रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।